नीतीश कुमार के हालिया राजनीति बयानों से यह तो तय है, अब वह मुख्यमंत्री पद के रेस से खुद को बाहर कर चुके हैं। अब ऐसे में एक सवाल तो हर किसी के मन में है, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। एक तरफ नीतीश कुमार के तरफ से तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ 56% युवा आबादी वाले बिहार में कई अन्य युवा नेताओं की दावेदारी भी कई मायने में अहम हो जाती है। ऐसे में बिहार की हालिया राजनीति समीकरण को देखे तो तेजस्वी यादव के साथ ही चिराग पासवान, मनीष कश्यप, सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर की भी दावेदारी अहम हो जाती है। अहम का मतलब यहाँ यह नहीं है कि वह मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार ही हैं, पर संभवतः आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद इन्हीं 5 में से कोई एक मुख्यमंत्री बने। अब ऐसे में बिहार के हालिया राजनीतिक समीकरण को देखें तो इन 5 नेताओं की भूमिका के मद्देनजर यह कयास तो लगा ही सकते हैं कि किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है। ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान बिहार के राजनीति के एक एक्टिव नेता हैं, साथ ही इस समय वह जमुई से सांसद हैं। इनकी राजनीतिक पार्टी की बात की जाए तो वह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का नेतृत्व करते हैं, जो कि अभी के समय में भाजपा जैसी बड़ी पार्टी की एनडीए का हिस्सा है। अब हाल में बिहार की राजनीतिक ट्रेंड को देखें तो चिराग पासवान को लोग तेजस्वी यादव के साथ मुख्य विपक्षी के तौर पर भी मानते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है बिहार की हालिया राजनीतिक समीकरण। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस पार्टी की फिलहाल बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या न के बराबर है, उस पार्टी के बिना बिहार में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भाजपा खुद को असहज महसूस करती है, क्योंकि भले ही इस समय चिराग की पार्टी की बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या न के बराबर है, मगर एनडीए गठबंधन के बिहार के हलिया समीकरण में चिराग की भूमिका काफी अहम है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश और तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना वाला कार्ड खेला है, उसकी काट के लिए चिराग का एनडीए खेमे में एक अलग ही महत्व है, क्योंकि चिराग ही वह सख्त हैं जो एनडीए के लिए दलित और महादलित वोटों को बिखरने से रोक सकते हैं, जो कि राजनीतिक लिहाज से बिहार जैसे जातिगत राजनीतिक वाले राज्य में बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ देखें और बिहार के राजनीति को आप अच्छी तरह समझते हैं तो एक बात तो तय है, जिस तरह से हाल के समय में युवाओं का झुकाव राजनीतिक में बढ़ा है, उस लिहाज से भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जैसे कैंपेन ने चिराग की राजनीतिक छवि को काफी बढ़ाया है, जिसका उदाहरण आप जदयू के 2015 के मुकाबले 2020 के विधानसभा सीटों को देखकर समझ सकते हैं। अब इसका भी 2 कारण हैं। पहला तो चिराग के नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से खत्म करने की जिद, दूसरा जदयू के पास युवाओं वाली राजनीतिक समीकरण में कोई बड़ा युवा चेहरा का न होना। वहीं चिराग जिस जाति से आते हैं, उस लिहाज से भी उनकी हाल में महत्व काफी बढ़ गई है, क्योंकि बिहार में पासवान की जनसंख्या लगभग 6% के आसपास है, जो कि यादवों के बाद वह बिहार में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जाति है। दूसरी तरफ देखा जाए तो शिक्षित युवाओं में तेजस्वी यादव के मुकाबले चिराग पासवान का क्रेज ज्यादा है। उसका भी एक कारण है तेजस्वी यादव की राजनीतिक भाषा शैली, जो कि काफी लोगों को नापसंद है। अब ऐसे में चिराग का एनडीए से रिश्ता बरकरार रहता है, तब उनकी मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी कई मायने में खास होती दिखती है। इस लिहाज से एनडीए खेमे में सम्राट चौधरी के साथ ही चिराग पासवान की दावेदारी काफी मजबूत है। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर जिस तरह से बिहार की राजनीति में खुद को स्थापित किया है, उसका खामियाजा कई अन्य पार्टियों को भुगतनी पड़ सकती है। फिलहाल के समय में वह जन सुराज नामक एक पद यात्रा पर हैं और लोगों के बीच जाकर अपनी राजनीतिक विजन को साझा कर रहे हैं। अब इस पद यात्रा से वह लोगों को कितना प्रभावित कर पाएंगे, वो तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। मगर एक बात यह तय मानिए, प्रशांत किशोर फैक्टर भी बिहार के आने वाले चुनाव में काफी अहम और दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर का टारगेट उन वोटों को एकत्र करना है जो महागठबंधन और एनडीए दोनों से विमुख हो चुके हैं, जिसमें मुस्लिम वोटों को भी उस लिस्ट में आप मान सकते हैं। दूसरी तरफ आने वाले समय में ओवैसी, पप्पू यादव और प्रशांत किशोर की पार्टी मिलकर तीसरा मोर्चा भी बना सकती है। ऐसे में उसका सबसे ज्यादा नुकसान महागठबंधन को ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि संभवतः इन तीनों पार्टियों के मिलने के बाद सबसे ज्यादा राजद को ही नुकसान होगा, क्योंकि मुस्लिम और यादव वोटों पर राजद का सबसे ज्यादा पकड़ रही है। अब ऐसे में भले ही प्रशांत किशोर भले ही मुख्यमंत्री न बने, मगर बिहार के चुनावी समीकरण में अपना अहम भूमिका से एनडीए और महागठबंधन दोनों के खेल बना और बिगाड़ भी सकते हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सम्राट चौधरी की। फिलहाल बिहार में एनडीए खेमे के सबसे बड़े नेता और बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे सम्राट चौधरी की इस समय की भूमिका को देखा जाए तो वह काफी चुनौतीपूर्ण है।
मगर उनकी राजनीतिक बयानबाजी को देखें तो वह बिहार के मुख्यमंत्री बनने के किसी भी मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहते। तभी तो उनके निशाने पर हमेशा लालू और उनके बेटे तेजस्वी के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं। वही सम्राट चौधरी के पास फिलहाल कई चुनौती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से महागठबंधन की जातीय समीकरण को भेदना, बिहार जैसे राज्य के लिए एक ऐसी विजन तैयार करना जिससे तेजस्वी यादव के लोक लुभावन वादे को टक्कर दी जा सके, साथ ही एनडीए के अन्य घटक दलों में सामंजस्य की स्थिति को बरकरार रखना भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कई मुद्दों पर बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच ही अलग अलग विचार देखने को मिलते हैं। साथ ही अब देखना काफी दिलचस्प होगा, बिहार के योगी के नाम से मशहूर हुए सम्राट चौधरी क्या अखिलेश यादव की तरह बिहार से तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर पानी फेरने में कितना कामयाब होंगे, क्योंकि मनीष कश्यप के राजनीति में आने के आह्वान के बाद कुछ सीटों पर इनका भी फैक्टर देखने को तो जरूर मिलेगा। ऐसे में अगर मनीष कश्यप न्यूट्रल रहकर चुनाव लड़ते हैं तो ये भाजपा के लिए काफी मुश्किल होगा। बहरहाल ऐसी संभावना ना के ही बराबर है, मगर राजनीति में हर पहलू पर विचार करना ही पड़ता है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव को पटखनी देने के लिए मनीष कश्यप, सम्राट चौधरी और चिराग पासवान भविष्य में साथ आते हैं या नहीं, यह सब समीकरण पर आधारित है। मगर भाजपा ऐसे हर समीकरण को हाथ से जाने भी नहीं देगा जिससे बिहार और यूपी में उसे नुकसान उठाना पड़े। अब चलिए जानते हैं तेजस्वी यादव के कुछ राजनीतिक वर्चस्व और समीकरण के बारे में। जातिगत जनगणना, आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े, एक दिन में 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, यह वह जादू है जिससे तेजस्वी यादव अपने पिता श्री की मिथक को पीछे छोड़कर एक नए राजनीतिक वातावरण में खुद को स्थापित करने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। साथ ही अब वह अगड़ी जाति के राजनीतिक हित को देखते हुए पहली बार भूमिहार समाज को भी साधते दिखे। इससे इतना तो साफ है, जिस तरह से बिहार की हालिया राजनीतिक समीकरण है उसमें वह हर पहलू को विचार विमर्श कर आगे बढ़ना चाहते हैं, पर साथ ही उनके आगे अब भी कई चुनौतियां हैं। पहला, अगर वह 10 लाख नौकरी के वादे को पूरा कर भी देते हैं तो फिर उन 10 लाख नव नियुक्त हुए कर्मचारियों का वेतन के भुगतान के लिए पैसे कहां से लाएंगे, क्योंकि बिहार में सरकारी राजस्व की स्थिति भी काफी दयनीय है। दूसरा, अगर वह आर्थिक रूप से सबको सशक्त करना चाहते हैं, मगर कैसे सिर्फ जातीय जनगणना करा लेने से इसका निवारण तो होगा नहीं, बल्कि अब तो उनके लिए यह और भी काफी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अब उनके सामने आर्थिक और जातीय दोनों आंकड़े सामने हैं। वहीं दूसरी तरफ आज के बिहार में हर जाति से कोई न कोई एक बड़ा चेहरा उभर कर आया है। वैसे में अन्य जातियों का उन पे कितना असर पड़ेगा, यह भी काफी अहम है। तीसरी तरफ बात की जाए तो आज नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के लिए जितने फायदेमंद हैं, उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि आज अगर जनता दल यूनाइटेड का पतन होता है तब उसका असर उनकी पार्टी पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि फिलहाल वह दो पार्टियों के वोट बैंक को देखकर अपनी राजनीतिक समीकरण बना रहे हैं। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जिससे तेजस्वी यादव को 2-4 हाथ करनी पड़ेगी। पहली, भ्रष्टाचार के आरोप। दूसरी, अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी फिर जीत कर आई तो बिहार के समीकरण के लिहाज से बड़ा उलटफेर। खैर, यह सब बातें भविष्य के समीकरण हैं, मगर फिलहाल तेजस्वी यादव इतना तो जरूर कर रहे हैं जिससे बीजेपी को सदमा लगा है। अब बात करते हैं मनीष कश्यप की। कहते हैं, कर्म यह वह चीज है जिसका फल आपको कहीं न कहीं मिलता ही है, चाहे उस फल का स्वाद भले ही देर से मिले, मगर मिलेगा जरूर। अपनी पत्रकारिता से लोगों को जागरूक करते करते मनीष कश्यप को राजनीतिक साजिश के तहत ऐसा फंसाया गया जिससे उनको अब राजनीतिक में आना एक विवशता बन गई, क्योंकि भले ही उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनके अंदर पहले से ही हो, मगर उसको पूर्णतः बाहर लाने का काम पॉलिटिक्स के भ्रष्ट सिस्टम ने ही किया। क्योंकि अगर उनके खिलाफ एनएसए जैसी संगीन धारा लगाकर भ्रष्टाचारी राजनीतिक राजनेताओं ने अपनी पोल खोल ही दी, क्योंकि आज भारत में कई ऐसे नेता हैं जिस पे भ्रष्टाचार के दोष साबित हो चुके हैं और वह या तो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर बाहर आ चुके हैं या फिर उच्च न्यायालय में अपने मामले को फिर से विचाराधीन बताकर। मगर मनीष कश्यप को सच बोलने की ऐसी सजा मिली जिससे वह देशद्रोही करार दे दिए गए। मगर भारत का न्याय व्यवस्था अब भी जिंदा है और वह जल्द ही इन सब मामले से बाहर आएंगे। अब ऐसे में कोई राजनीतिक पार्टी उनकी लोकप्रियता और उनके कार्यों से प्रभावित होकर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करती है तो उनकी तो वोट बैंक बढ़ेगी ही, साथ ही उसका कद भी बढ़ेगा, क्योंकि मनीष कश्यप का सिर्फ राजनीतिक रूप से छवि धूमिल हुई है, जो कि चंद भ्रष्ट नेताओं की चाल है। यह बिहार की जनता भी समझ चुकी है। ऐसे में उनकी पत्रकारिता के माध्यम से किए गए कई ऐसे सराहनीय कार्य हैं जो लोगों को उनकी तरफ आकर्षित करती हैं। अब इस लिहाज से बिहार के राजनीतिक के केंद्र बिंदु में यह नाम भी आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है
और ऐसे में फिलहाल वह बड़ी राजनीतिक चेहरा भले ही ना हो, पर बिहार के सत्ता पाने का ख्याल पाल चुके कई राजनेताओं के सपने में रोड़ा जरूर बनेंगे। साथ ही ऐसी विचारधारा के लिए खतरे की घंटी भी, जो राजनीतिक में आने के बाद खुद को सहिंसा मान बैठते हैं, अब तो देखना काफी दिलचस्प होगा। बिहार की राजनीति में मनीष कश्यप की एंट्री कितना प्रभाव छोड़ती है? बहरहाल आपका क्या ख्याल है? बिहार की हालिया राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। किसे बनना चाहिए बिहार का अगला मुख्यमंत्री, और क्यों? अपनी राय जरूर साझा कीजिए ताकि राजनेताओं के पास जनता की आवाज पहुंचाई जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।